एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 AEC हिंदी का आप सभी बच्चों को 1 नंबर का जो सवाल आता है 5 वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ 15 नंबर के कुछ स्पेशल सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है, एक आपको कथन दिया हुआ है, इसका पल्लवन करना है कि परिश्रम क्या है हमारे पास सफलता की कुंजी होती है। तो इस कथन का आपको पल्लवन करना है। सबसे पहले इसकी भूमिका बांधिए यानी इंट्रोडक्शन लिखिए। तो मनुष्य के जीवन में अगर हम बात करें, सफलता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जीवन में, परंतु सफलता का मार्ग केवल आपकी इच्छाएं और कहा जाए सपनों से नहीं बनता, लेकिन उसे अगर उसे पाना है तो आपके लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। धन, भाग्य, संयोग या परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ठीक है, ये आपको सहायक बनाए, लेकिन बिना परिश्रम के वास्तविक सफलता संभव नहीं। इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम ही क्या होता है, सफलता की कुंजी होती है हमारे पास। अगर इस कथन के आशय के बारे में बात करें तो इस कथन का आशय यह है कि यदि मनुष्य निष्ठा, लगन, श्रम पूर्वक किसी भी कार्य को करता है तो वो निश्चय ही अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। आलस्य और जो टाल मटोल करता है जीवन व्यक्ति, वो उसे सफल बना देते हैं। संसार में ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो बिना परिश्रम के नहीं मिलती। ये बात आप सही छात्र बेहतर समझ सकते होंगे। अब इसका महत्व क्या है परिश्रम का, तो पहला क्या है हमारे पास पॉइंट नंबर 1 बताया हुआ है, इससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। परिश्रम ही वह साधन है जो मनुष्य को उसके उद्देश्य तक क्या करता है, यानी जो भी उसके लक्ष्य हैं उन तक पहुंचाने में कार्य करता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे आत्मविश्वास में क्या करता है, वृद्धि करता है। परिश्रमी व्यक्ति क्या होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है और उसे अपने श्रम पर क्या होता है, हमेशा गर्व होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है हमारे पास। अब इसमें अगर बात करें तो परिश्रम से न केवल सफलता मिलती है बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या करता है, परिष्कृत करने का कार्य करता है हमारे पास। चौथा नंबर पॉइंट है, समाज में इससे क्या होता है, सम्मान मिलता है। जो श्रमशील व्यक्ति होता है वो समाज में एक आदर्श बन के आता है और लोग उसे अपना क्या करते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर नहीं, 4 पॉइंट है हमारे पास। अब इसके देखिए कुछ ऐतिहासिक और प्रेरक उदाहरण। सबसे पहले हमारे थला यानी महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में बात है। छोटे शहर से निकल के आपको मालूम होगा, कठोर परिश्रम करने के बाद आज आपको मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी विश्व विख्यात क्रिकेटर है। छोटा से बड़ा हर कोई व्यक्तित्व हम मेरे तो सबसे पहले आइडल है, रोल मॉडल है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आप सभी बच्चे भी जानते होंगे। अगला है थॉमस अल्वा एडिसन। आपको मालूम होगा हजारों बार उनका सफलता मिली, लेकिन वो लगे रहे, जिस वजह से उनको क्या मिला, लास्टली कह सकते हैं उन्होंने वो चीज बना के दिखा दिया जो कोई नहीं बना पाया, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, जिन्होंने बनाया। महात्मा गांधी। आज हमारा देश जो हम लोग देखते हैं कि कईयों देश देखे हमने, श्रीलंका भी देखा, बांग्लादेश भी देखा, नेपाल भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर देश में आप देखते हैं अशांति है। वहां हमने देखा है हिंसा के तौर पर वहां पे सत्ता पड़ जाती है, लेकिन हमारे देश में आज तक कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कारण थे हमारे पास गांधी जी की जो अहिंसा और जो सत्याग्रह की भावना थी, उनका जो अदम्य परिश्रम, वही भारत के हमारे पास स्वतंत्रता का क्या बना, आधार बना था। अगला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें तो जिनके जीवन कठोर जो परिस्थिति थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन उन्होंने निरंतर परिश्रम से क्या किया, वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने थे वो। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हो गए। अब इससे जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है बताया हुआ है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि परिश्रम से कठिनाई आसान हो सकती है। सफलता भाग्य का नहीं बल्कि क्या होता है, कर्म का परिणाम होता है। आप जैसे कर्म करोगे, आलसी व्यक्ति कभी भी सम्मान और उपलब्धि नहीं पा सकता। अब इसका कुछ उपसंहार भी है। कहा जा सकता है कि परिश्रम के बिना सफलता केवल आप कह सकते हैं कल्पना मात्र है। परिश्रम ही वो सोने की कुंजी है जो सफलता के द्वार को खोल देती है। आलस्य और भाग पर भरोसा करने वाला हमेशा सफल रहता है, जबकि कठोर परिश्रम करने वाला ही क्या है, जीवन के शिखर पर पहुंचते, ये बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, समास की परिभाषा बताने बोला और समाज के जो विभिन्न प्रकार होते हैं। हमने आपसे ही बच्चों को समास पढ़ाया हुआ था, समास में द्विगु समास सभी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 6 के 6 जो भेद होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले समास के बारे में क्या है, तो समास क्या होता है, शब्दों को क्या करना, शॉर्ट में लिखना, यानी लघु मतलब बेसिकली संक्षिप्त रूप में लिखना, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसे हम बात करें तो अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब हमारे पे नया संक्षिप्त और सारगर्भित पद बनाते हैं वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है हमारे पास। जैसे राजा का पुत्र हो गया राजपुत्र, गंगा का जल गंगा जल,
राम का वनवास, राम वनवास हो गया हमारे पास। पाणिनि जी ने तो कहा ही है कि सुपा सुपा समास है, अर्थात जब सुप विभक्ति का लोप हो जाता है तो जो संयोग होता है उसे ही समास है हमारे पास। अब इस समास के देखिए मोस्टली 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारे पास अव्ययीभाव समास, जब समस्त पद का प्रयोग अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में होता है, आपको उम्मीद करता हूँ क्रिया विशेषण मालूम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन होगी, सॉरी दिन प्रतिदिन, हर दिन हो गया हमारे पास। उपयुक्त, ऊपर का हवा, ये सभी के सभी क्या हमारे पास अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है दोनों का बेसिकली इसमें कारक का इस्तेमाल होता है, कर्ता ने, करण को, ये था ना, सब कारक का इस्तेमाल होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल हो गया हमारे पास, जैसे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। आपने पढ़ा होगा कर्ता है, कर्म को, करण से, ये सब के सब क्या है हमारे पास। जैसे यहाँ पर हमारे पास षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया, ये सभी सब उदाहरण है हमारे। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देवदत्त, देव को दिया गया हमारे पास, ये चतुर्थ तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व समास में हमारे पास क्या रहता है, आप ये जो साइन देखते हो ना, इस साइन का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बस इससे पहचान लीजिए, आप कुछ नहीं करना है। जिसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और इसे द्वंद्व समास का नाम, जैसे माता पिता दोनों का महत्व समान है, राम लक्ष्मण हमारे पास हो गए, दिन रात हो गया, सुख दुख, गर्म ठंडा हो गया हमारे पास, ये सब उदाहरण हो गए। द्विगु समास में हमारे पास क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण बेसिकली संख्यावाचक शब्द, सॉरी संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, 3 लोग, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, सप्तऋषि, 7 ऋषि। कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर विशेषण और विशेष्य का संबंध बनाते हैं। जैसे जो आपको मालूम विशेषण क्या होता है, जो चीज संज्ञा, जो शब्द संज्ञा समय विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। तो जिसमें दोनों पद मिलकर विशेषण और विशेष का संबंध बनाते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला कमल हो गया। चंद्र, चंद्र जैसा मुख हो गया हमारे पास। राजमहल, राजा का महल, अर्थात बहुव्रीहि कह सकते हैं। बहुव्रीहि समास हमारे पास क्या है, जब हम लोग किसी जो भी वर्ड दिया हुआ उसको उससे मतलब नहीं करके दूसरा कोई नियम नहीं, जैसे नीलकंठ, आपके दिमाग में आएगा नीला है कंठ जिसका, ये मतलब हो सकता है, लेकिन किसकी बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है। दशान, 10 मुख वाला, लेकिन किसको कहा जाता है, रावण को, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो समास हिंदी भाषा को क्या करता है, संक्षिप्त तो बनाता है, सुंदर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, या न केवल भाषा को सरल और सुबोध कराता है बल्कि साहित्यिक सौंदर्य भी बढ़ाता है, जिससे अविभाव, ये सब के सब उदाहरण है हमारे पास जो बता दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास है जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि आप सभी बच्चों को हमने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, बस ये आपका जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जो 5 ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, आपके सिलेबस में यहाँ पर क्या है, समास है, लिंग निर्णय है, बेसिकली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये सब के सब कुछ टॉपिक आ सकता है। ठीक है, उसी में से हमने आपके यहाँ कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, राजपथ जो है वो किस प्रकार का समास है, आप खुद बताओ। हमने आपको सभी से पढ़ा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, सब कुछ पढ़ा है। राजपथ क्या होगा हमारे पास, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, या वो अभी बोलिए भैया यहाँ तो आंसर दिया हो तत्पुरुष, हम समझ सकते हैं, लेकिन पेपर में कैसे समझे हम लोग। देखिए अभी हमने जब आपको तत्पुरुष समास पढ़ा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 मिनट हो जाइए बस। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, आप पढ़ो क्या है, कारक का संबंध है, आप खुद पढ़ो। ये जो यहाँ उदाहरण लिखा हुआ हमारे पास, राजपथ लिखा हुआ है, यानी क्या है, राजा का पथ या राज का पथ, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, का लगा, का क्या है हमारे पास, कारक है, तो खुद बताओ कारक है तो क्या लग जाएगा, तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा। आप खुद बताओ, शेर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द, आपने नहीं पढ़ा, नृप मतलब राजा होता है, मृग मतलब हिरन होता है, सिंह मतलब तो शेरी होता है, अगजा मतलब हाथी होता है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भैया, सिंह होगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, आधार का विलोम शब्द क्या होता है, सहयोग, सहारा, निराधार या फिर सम्मान। तो आधार का उल्टा क्या होगा, निराधार होगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। लड़की का लिंग निर्णय क्या है बताइए, लड़की कौन सी कह सकते हैं लिंग में आती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग इसका जवाब बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो कभी ना मरता, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए शब्द है सिलेबस में ना, तो जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। अमर कहते हैं हाँ, मृत्युंजय कहते हैं हाँ, चिरंजीवी भी कहते हैं, तीनों के तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या, आप खुद बताओ। नाक कटना मतलब क्या होना भैया, शर्मिंदी, बेसिकली क्या होना, शर्मिंदा होना, सम्मान प्राप्त करना, घायल होना, बहस करना, भैया क्या होगा हमारे पास, शर्मिंदा होना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा।
अगला तो बहुत फेमस है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, आप बताओ इसका मतलब आपने सुना ही होगा कि घर वाला ये आदमी क्या करता है आपकी जिंदगी में, डब्ल्यू लगाता अच्छे से। ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, समास है, तत्पुरुष है। आप खुद बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या है हमारे पास है, ये एक मुहावरे लोकोक्ति क्या है, एक लोकोक्ति है हमारे पास। जो फेमस कोट्स होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं, गाँव के आदमी लोग जो बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, वो सब क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे लोकोक्ति है। अगला है हमारे पास, किसी कथन को विस्तृत रूप में क्या करना, लिखने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, संक्षेपण, पल्लवन, पर्यायवाची, या फिर ऑप्शन नंबर जो 4 है समास। आप खुद बताओ भैया। संक्षेपण तो शॉर्ट लिखना, पल्लवन में क्या करते, कोई स्टेटमेंट दिया रहता है उसे बड़ा करके हम लोग बताते हैं, ये क्या कहलाता, पल्लवन कहलाता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी बड़े विषय को छोटे रूप में, आप खुद बताओ, कोई बड़ा चीज है उसे छोटे रूप में लिखना है तो क्या कहलाएगा, संक्षेपण कहलाएगा। इसको तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं था आपको। अगला है भाग 2 से संबंधित सवाल है, संप्रेषण से, कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संप्रेषण मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन मतलब ही होता है कि ज्ञान का या फिर विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना। आप खुद बताओ, ज्ञान देना नहीं, विचार का आदान प्रदान, हाँ, सूचना लिखना नहीं होता, विचारों का आदान प्रदान क्या होगा, मतलब आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान मिला, ये सभी चीजों क्या होता है हमारे पास, संप्रेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रेषक, संदेश, माध्यम या फीडबैक। आप खुद बताओ, आपको लग रहा है भैया जो बोलने वाला होता है प्रेषक होता है वही समझ, नहीं। देखिए कोई भी चीज़ है अगर उसमें फीडबैक नहीं है, जैसे मैं आपसे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको जो भी लगता है, जैसे ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं तो जैसा लगता है कि हाँ भैया आप अच्छे पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे, बहुत खराब पढ़ा, जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, इसको बताएं। जिससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले और भी बच्चे हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि भैया अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो आप बेशक बताइए। अगर अच्छा लगता है वो भी बता सकते हैं, यानी फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक तो दीजिए कि हाँ आपको लगता है कि हाँ भैया आपने, जैसे मैं आपसे बच्चों हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो आप हमें क्या करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भैया आपने जो जो पढ़ाया था वो सारा सवाल पेपर में है। और हर साल बच्चे हमें मैसेज भी करते हैं कि भैया आपने जो जो सवाल बता दिया वो पेपर एग्जैक्ट एक्यूरेट आया, और हमारा 50 में 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फीडबैक रहता है हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, जब संप्रेषण में केवल सूचना दी जाती है और प्रतिक्रिया नहीं ली जाती, मतलब आप केवल सूचना दोगे और उसका कोई रिएक्शन नहीं दोगे, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है एक द्विपक्षीय, एक पक्षीय, औपचारिक या अनौपचारिक। तो आप खुद बताओ, क्या ये एक पक्षीय नहीं हो गया, मतलब सिर्फ सामने वाला बोल रहा है, अगर आप लोग अपने विचार नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। यानी सामने वाला कुछ भी बोलता चला, आप सुनते चले जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक पक्षीय संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है। संप्रेषण किस चीज पर निर्भर करता है, क्या संदेश की लंबाई पर, प्राप्तकर्ता की समझ पर, माध्यम की लागत पर, या श्रोता की संख्या पर। संप्रेषण तभी सफल माना जाएगा जब इससे लोगों पर जो संदेश पहुंच रहा है, लोग उससे क्या समझ रहे हैं, अगर वो सही समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो ये क्या कहलाएगा, प्राप्तकर्ता की समझ पर काम करता है। अब इसका तार्किक अर्थ मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आप सही बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ ये सही बता रहे हैं तो ही ना आप लोग पढ़िएगा, वरना क्यों पढ़ने जाओ। यानी मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो बच्चे समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है, प्राप्तकर्ता की समझ, यानी आपके ऊपर समझ पर निर्भर करता है कि हाँ ये सही बताया तभी कर रहे हैं। तो संप्रेषण की सफलता कब होता है, जब ये प्राप्तकर्ता की समझ पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर में, कि मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब के सब किस प्रकार का माध्यम है, पारंपरिक माध्यम है, आधुनिक तकनीकी माध्यम है, व्यक्तिगत है, या औपचारिक माध्यम। आप खुद बताओ ये क्या है भैया। आजकल का टेक्नोलॉजिकल है हमारे पास, ठीक है, मॉडर्न डे का टेक्नोलॉजी हमारे पास। संप्रेषण और नॉइज का क्या अर्थ होता है, नॉइज मतलब होता है शोरगुल, बाधा, यानी वो चीज जो बेसिकली रुकावट होगा आपके संप्रेषण में। तो शोर से भी रुकावट है, बाधा से रुकावट, भ्रम से भी रुकावट है, तीनों ही चीज रोकने काम करते हैं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कि संप्रेषण का प्रकार जिसमें संगठन के उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचना दी जाती है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, क्षैतिज हो गया, मतलब बोल ही दिया गया, ऊंचा उच्च स्तर से निम्न स्तर, ऊपर से नीचे, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, अधोमुखी, या फिर विकर्ण संप्रेषण। तो ये क्या कहलाता है, देखिएगा, अधोमुखी संप्रेषण नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कर्मचारी अपने सुझाव, शिकायत या विचार ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ये क्या कहलाएगा, मतलब आपने कोई जानकारी, अपने सुझाव या शिकायत ऊपर के तक पहुंचे, ये क्या कहलाता है। इस प्रकार संप्रेषण याद रखिएगा, ये आरोही संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। तो ये था आप सही बच्चों के पेपर में आने वाला MCQ क्वेश्चन बता दिया,
15 मार्क्स के भी सवाल बता दी जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब आपसे ये बच्चे आराम से अपना सारा का सारा वीडियो 1.5x की स्पीड पे कान पे वीडियो मतलब बेसिकली वीडियो को चला लीजिए और हेडफोन लगा सुनते चलिए। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, खुद ब खुद आप पेपर आपका बेहतरीन चला जाएगा। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। लगता है हेल्पफुल है, यूजफुल है, जो भी लगे विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।